हेलो गाइज, वेलकम टू अवर चैनल। तो आज इस वीडियो में हम कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे जो कि आपको हेल्प करेंगे जो अपकमिंग गेट 2026 का एग्जाम है उसमें। तो इसमें हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड न्यूरोट्रांसमीटर इन टर्म्स ऑफ देयर वे ऑफ अफेक्टिंग न्यूरॉन्स। तो हमें बताना है इनमें से कौन सा जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो ऑड है, कौन सा इनमें से अलग है। तो अगर हम गाबा की बात करें तो गाबा जो होता है वो एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ठीक है। ग्लाइसिन भी एक इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। ग्लूटामेट जो है वो एक्साइटरी न्यूरोट्रांसमीटर है। और अगर हम सेरोटोनिन की बात करें तो ये न्यूरो मॉड्यूलेटर है। ठीक है। मीन्स ये डिपेंडिंग रिसेप्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि ये इनहिबिटरी होगा या फिर एक्साइटरी होगा। तो ये कुछ भी हो सकता है। तो अगर हम ऑड वन आउट की बात करें तो वो है हमारा सेरोटोनिन। ठीक है। और यहाँ पे मैंने आपके लिए एक्सप्लेनेशन भी लिख दिया है कि जो गाबा है वो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है, ग्लाइसिन जो होता है इनहिबिटरी होता है, ग्लूटामेट एक्साइटरी होता है, और सेरोटोनिन जो है न्यूरोमॉड्यूलेटर होता है। वो डिपेंड करता है रिसेप्टर का टाइप कौन सा है, वो एक्साइटरी भी हो सकता है और इनहिबिटरी भी हो सकता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर है सेरोटोनिन। सेकंड क्वेश्चन की बात करने से पहले यहाँ पे मैंने एक ये टेबल भी मेंशन कर दी है जिसमें मैंने कोशिश करिए कि सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका इफेक्ट होता है इसको इंक्लूड करने की, और उनका मेजर फंक्शन क्या होता है, उनकी मेजर लोकेशन क्या होती है। इसमें से भी क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है आपके गेट के एग्जाम में। लाइक जो ग्लूटामेट होता है एक्साइटरी होता है, गाबा इनहिबिटरी होता है, ग्लाइसिन जो इनहिबिटरी होता है, एसिटाइल कोलिन एक्साइटरी और इनहिबिटरी दोनों कोई सा भी हो सकता है। डोपामिन मॉड्यूलेटरी होता है, सर्टेन मॉड्यूलेटरी होता है, नॉर एपिनेफ्रिन भी मॉड्यूलेटरी है, एपिनेफ्रिन भी, हिस्टामिन मॉड्यूलेटरी है, नाइट्रिक ऑक्साइड भी मॉड्यूलेटरी है। ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन कर दिया और ये इसको आप याद रखिएगा, इसमें से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्लूइडिटी ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन डिक्रीजेस व्हेन द फैटी एसिड। तो फ्लूइडिटी जो होती है फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन की वो डिक्रीज होती है कब? जब फैटी एसिड की चेन लेंथ और उसके डिग्री ऑफ एनसैचुरेशन पे क्या फर्क पड़ता है। तो इसके लिए पहले कॉन्सेप्ट देख लेते हैं इसका। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम अगर फैक्टर की बात करें और इफेक्ट ऑन पैकिंग और इफेक्ट ऑन फ्लूइडिटी पे भी बात करेंगे। ठीक है। तो अगर चेन लेंथ बड़ी है मतलब कि ज्यादा इंटरेक्शंस होंगी, और जितनी ज्यादा इंटरेक्शन होंगी फ्लूइडिटी उतनी कम होगी, फ्लूइड उतना कम होगा क्योंकि ज्यादा इंटरेक्शन है। इस वजह से शॉर्टर चेन लेंथ होगी तो इंटरेक्शन कम होगा, कम इंटरेक्शन होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। और अब अगर सेचुरेशन और अनसेचुरेशन के बेसिस पे बात करें, ठीक है, अगर ज्यादा अनसेचुरेशन है मतलब ज्यादा डबल बॉन्ड्स है, ज्यादा डबल बॉन्ड में ज्यादा किंक्स बनते हैं, किंक्स ऐसे ऐसे करके फॉर्म होते हैं। ठीक है। जो जितने ज्यादा किंक्स होंगे उतनी ज्यादा लूज पैकिंग होगी, लूज पैकिंग होगी तो फ्लूइडिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है। अब अगर कम अनसेचुरेशन है मीन्स, ठीक है, मतलब सेचुरेशन ज्यादा है अनसेचुरेशन कम है। ठीक है। मतलब कि डबल बॉन्ड्स कम है, डबल बॉन्ड्स कम है और सिंगल बॉन्ड ज्यादा है। ठीक है। तो जब सिंगल बॉन्ड ज्यादा है तो स्ट्रेट चेन्स होंगी तो पैकिंग क्यों होगी, टाइट होगी। जब पैकिंग टाइट होगी तो फ्लूइडिटी भी कम होगी। तो इसके बेसिस पे देखें तो करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट, चेन लेंथ इंक्रीज होगी जब चेन लेंथ ज्यादा होगी। ठीक है। और डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा हमारा, कम होगा। ठीक है। तो हमारी जो फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज करेगी। मीन्स ये वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है यहाँ पे एक, और यहाँ पे चेन लेंथ इंक्रीज हो रही है ये वाला। तो अगर इन दोनों की बात करें तो इन दोनों केसेस में जो हमारी फ्लूइडिटी है वो डिक्रीज हो रही है। ठीक है। तो ये टेबल अगर आपको याद रहेगी तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो इजिली। इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर चेन लेंथ ज्यादा है तो ज्यादा इंटरेक्शन है, ज्यादा टाइट पैकिंग होगी, जितनी ज्यादा टाइट पैकिंग होगी फ्लूइडिटी उतनी कम होगी। शॉर्ट चेन लेंथ है तो इंटरेक्शन क्या होगा, कम होगा, कम होगा तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। अनसेचुरेशन ज्यादा होगा, किंक्स ज्यादा होंगे तो फ्लूइडिटी ज्यादा होगी। और कम अनसेचुरेशन होगा, स्ट्रेट चेन ज्यादा होगी तो टाइट पैकिंग होगी, जब टाइट पैकिंग होगी तो फ्लूइडिटी कम होगी। तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको याद रखना, और इसका करेक्ट आंसर है ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
The number of ATP molecules required to completely oxidize one molecule of glucose 6-phosphate through aerobic respiration. और इसमें हमें यूज करना है मैलेट एस्पार्टेट शटल। ठीक है, तो हमें बताना है कि इसमें एटीपी मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे अगर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाए एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज 6-फॉस्फेट का। तो यहाँ पे स्टार्ट ही ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से किया है। जो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाला जो स्टेप है ना, जहाँ पे ये एटीपी यूज होता है, ठीक है, यहाँ पे एक एटीपी यूज होता है और यहाँ पे हेक्सोकाइनेज काम करते हैं, ये स्टेप को कट कर दिया। तो यहाँ पे ऑलरेडी एक एटीपी तो जो यूज हो रहा है वो ऑलरेडी निकल गया। ठीक है, इन्होंने यहाँ से स्टार्ट करा है और फिर यहाँ से लिंक रिएक्शन और उसके बाद टीसीए साइकिल कंप्लीट ऑक्सीडेशन के लिए यूज होती है। अब हम देखते हैं उसमें कितने एटीपी मॉलिक्यूल्स चाहिए होंगे, तो इसका कैलकुलेशन देखते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे हम एक तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोला है तो हम ग्लाइकोलाइसिस से स्टार्ट करेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन, और यहाँ पे मैलेट एस्पार्टेट शटल भी होगा। तो अगर हम बात करें तो एटीपी एक तो उन्होंने एक तो हट ही गया क्योंकि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट वाला स्टेप हट गया। उसके बाद जब ये पीएफके वाला होता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के बाद जो एटीपी यूज होता है पीएफके 1-फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज वाले स्टेप पे, यहाँ पे एक एटीपी निकल जाता है। उसके बाद जब आगे की साइकिल में जाएंगे तो वहां पे 4 एटीपी बनते हैं। ठीक है, तो नेट एटीपी यहाँ पे होगा 3 एटीपी और एनएडीएच प्रोड्यूस होते हैं इस ग्लाइकोलाइसिस साइकिल में 2। ठीक है, तो 1 जो एनएडीएच होता है वो होता है 2.5 एटीपी। तो अगर इसके बेसिस पे कैलकुलेट करें तो 2 एनएडीएच हो गए 5 एटीपी। तो टोटल कितने हो गए ग्लाइकोलाइसिस से 8 एटीपी हो गए, 3 एटीपी ये वाले एंड 5 एटीपी ये वाले, टोटल एटीपी हो गए। उसके बाद पायरुवेट से एसिटाइल कोए बनता है जिसे हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट में मिलता है 2 एनएडीएच, तो यहाँ पे हो गए 5 एटीपी, 1 एनएडीएच का 2.5 एटीपी और 2 एनएडीएच के 5 एटीपी, तो टोटल हो गए यहाँ पे 5 एटीपी और यहाँ पे 8 एटीपी। ठीक है, फिर उसके बाद ये जाते हैं टीसीए साइकिल में। ठीक है, अगर आपको पता हो एक ग्लूकोज से, ठीक है, हमें 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल मिलते हैं। ठीक है, 2 इसलिए मिलते हैं क्योंकि पायरुवेट 3 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, और ग्लूकोज जो होता है हमारा 6 कार्बन का होता है। फिर 2 पायरुवेट से हमारे यहाँ पे 2 एसिटाइल कोए मिलते हैं। ठीक है, तो 2 एसिटाइल कोए होते हैं, तो 2 एसिटाइल कोए की वजह से यहाँ पे हमें क्या मिलता है, यहाँ पे 2 बार टीसीए साइकिल होती है। ठीक है, 2 टाइम्स टीसीए साइकिल होती है परफॉर्म। तो पहले हम देख लेते हैं एक टीसीए साइकिल से कितना क्या प्रोड्यूस होता है। एक टीसीए साइकिल से हमें 3 एनएडीएच मिलते हैं, 3 एनएडीएच के हो गए 7.5 एटीपी। एक FADH2 से हमें मिलता है 1.5 एटीपी, तो एक का हो गया 1.5 एटीपी। एक जीटीपी से वो हो गया हमारा इक्वल टू 1 एटीपी। तो इसकी बात करें, अब हमने ये एक एसिटाइल कोए की बात हुई है ये वाली। अब मैंने यहाँ पे बताया कि 2 एसिटाइल कोए चलेंगे एक ग्लूकोज को कंप्लीटली ऑक्सीडाइज करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बार टीसीए साइकिल चलेगी, तो दो से कंपैरिजन करें तो हम यहाँ पे हमें मिलेंगे 6 एनएडीएच और 15 एटीपी, 7.5 का डबल हो जाएगा। FADH2 1.5 का डबल हो जाएगा 3 एटीपी और जीटी और एटीपी यहाँ पे है तो यहाँ पे डबल हो जाएगा 2 एटीपी। तो टीसीए से हमें मिल गया टोटल 20 एटीपी। ठीक है, 20 एटीपी मिलने के बाद, ठीक है, यहाँ पे हमें ग्लाइकोलाइसिस के मिले 8 एटीपी, लिंक रिएक्शन के मिले 5 एटीपी और टीसीए साइकिल के मिले 20 एटीपी। तो टोटल एटीपी हो गए हमारे 33 एटीपी। तो इसके बेसिस पे हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 33 एटीपी। होपफुली आपको समझ आया होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फॉर अ गिवन पेप्टाइड, यहाँ पे एक पेप्टाइड का सीक्वेंस गिवन है। व्हाट इज द प्रेडिक्टिव मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट एट 280 नैनोमीटर फॉर दिस पेप्टाइड। ठीक है, हमें निकालना है इसका मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट। मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट फिनाइलएलानाइन, ट्रिप्टोफैन और टायरोसिन का यहाँ पे गिवन है। फिनाइलएलानाइन का 200, ट्रिप्टोफैन का 5600 और टायरोसिन का 1280। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं।
तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है मोलर एक्सटेंशन कोफिशिएंट को कैलकुलेट करने के लिए, जितने भी नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं, ठीक है, सपोज यहाँ पे जो हमारे ये फिनाइल एनिलीन है, ठीक है, उसके हमारे यहाँ पे 3 है, ठीक है, फिनाइल एनिलीन हम यहाँ पे देख लेंगे कितने हैं हमारे, ठीक है, फिनाइल एनिलीन का यहाँ पे हमारा होगा F, ठीक है, यहाँ पे 1 2, ठीक है, और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे है 3, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 3 है हमारे यहाँ पे इसके फिनाइलएनिलीन के, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो Y है 1 2 3, ठीक है, ये हमारा टायरोसिन, ठीक है, तो टायरोसिन भी हमारे 3 है। और अगर हम ट्रिप्टोफैन की बात करें तो ये हमारा होता है W, फिनाइल होता है हमारा F, टायरोसिन हमारा Y, तो ट्रिप्टोफैन है हमारे यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, ठीक है। तो आपको क्या करना है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर अमीनो एसिड इनटू मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट प्लस नंबर ऑफ अमीनो एसिड इनटू पर्टिकुलर मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट, इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 26,840। तो ये हो गया हमारा टोटल मोलर एक्सटेंशन कोएफिशिएंट। किसी भी पेप्टाइड का कैलकुलेट ऐसे कर सकते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग इसका करेक्ट आंसर हो गया बी, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। 3 samples of antibodies were electrophoresed after treating these samples with, यहाँ पे 3 samples है एंटीबॉडीज के, ठीक है। यहाँ पे उसको क्या करा है, ट्रीट किया गया है पेप्सिन से, पेपेन से एंड बीटा मरकैप्टेनॉल से, फॉलोड बाय स्टेनिंग विद कुमासी ब्लू डाई। पेप्सिन क्लीवेज शो 1 बैंड 1 फ्रैगमेंट, ठीक है, पेपेन क्लीवेज शो 2 बैंड एंड 3 फ्रैगमेंट, and beta mercaptanol showed 2 band and 4 fragments. Which one of the following conclusion can be made from these observation? So first option is sample 1 is IgG, sample 2 and 3 is IgA, B a sample, all 3 sample is IgG, and C a sample 1 is IgA, sample 2 and 3 is IgG, एंड लास्ट ऑप्शन है ऑल 3 सैंपल इज IgA। तो एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, आपने इम्यूनोलॉजी में पढ़ा होगा, तो हम इसकी बात कर लेते हैं। इसमें क्या किया गया था, ये जो IgG का स्ट्रक्चर होता है उसमें 2 हैवी चेन्स होती हैं और 2 लाइट चेन्स होती हैं, ठीक है। और IgG के स्ट्रक्चर को इन पेप्सिन, पेपेन और बीटा मरकैप्टेनॉल से ट्रीट किया गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में इस एक्सपेरिमेंट की बात हो रही है। तो जो पेप्सिन होता है, वो जो हिंज रीजन होता है उसके ब्लू, उसके नीचे से कट करता है, जिसकी वजह से यहाँ पे हमें 2 फैब की वो मिलते हैं फ्रैगमेंट्स, और एक हमें एफसी रीजन एक का वो मिलता है स्मॉल फ्रैगमेंट, ठीक है। और वो क्या होता है, डिग्रेड हो जाता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे हमें मिलता है, जब पेप्सिन से ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमें मिलता है 1 बैंड और 1 फ्रैगमेंट, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है। उसके बाद जब पपेन से वो करते हैं क्लीवेज, तो वो करता है ऊपर से कट करता है, जब ऊपर से कट करता है तो यहाँ पे हमें मिलता है 2 FAB फ्रैगमेंट्स, ठीक है, जिसके हमें मिलते हैं 2 बैंड्स, और एक हमें मिलता है यहाँ पे 1 FC फ्रैगमेंट। तो यहाँ पे हमें मिलते हैं इसलिए टोटल 3 बैंड्स, 3 फ्रैगमेंट्स मिलते हैं यहाँ पे, 2 बैंड्स और 3 फ्रैगमेंट्स, ठीक है। और अगर हम बीटा मरकैप्टोइथेनॉल की बात करें तो ये क्या करता है, रिड्यूस करता है डाइसल्फाइड बॉन्ड्स को, तो जितने भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जो IgG का स्ट्रक्चर है वो मेंटेन रखता है, उसको सबको तोड़ देता है, जिसकी वजह से हमें 2 हैवी चेन्स मिलती है, 2 लाइट चेन्स मिलती है, जिसकी वजह से हमें 2 बैंड्स मिलते हैं और 4 फ्रैगमेंट्स मिलती है, ठीक है। तो इसके बेसिस पे देखा जाए तो जो आंसर है हमारा वो है ऑल द 3 सैंपल इज IgG, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात की है, कुछ नए क्वेश्चंस के बारे में, ये आपको हेल्प करेंगे अभी एग्जाम्स में, और मैंने जितनी भी रिलेटेड इनसे इंफॉर्मेशन हो सकते हैं इन क्वेश्चन से वो भी मेंशन करी है। सो
नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। सो टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू।